हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वास्तविक शिक्षा। माय नेम इज यश, योर टीचर एज वेल एज योर मेंटोर। जैसे कि आप लोग मुझे जानते ही हैं और हमारी पिछली वीडियो में भी इंटरेक्शन हुआ था। जो बच्चे यहाँ पे जुड़े, अच्छी बात है। हम आगे इस सीरीज को बहुत ज़्यादा अच्छे से कंटिन्यू करेंगे और मैं चाहता हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी इस सीरीज में जोड़ने का प्रयास करें। और जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, हमें उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और जो भी चैनल पर नए आए वो बच्चे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो। जैसे कि आप जानते हैं, हमने एसएसटी को स्टार्ट किया है। तो जो ये सीरीज चल रही है, मैं आपको बता दूं, ये एसएसटी जब पूरी कंप्लीट होगी तभी जा करके खत्म की जाएगी। साथ साथ हम इसके बाद कई सारे टेस्ट सीरीज को भी टेस्ट सीरीज में आपके लिए तैयार करूंगा, ताकि आपकी अच्छी वाली प्रैक्टिस हो जाए जब आपके एग्जाम्स आने वाले हों। और क्लास 10 के लिए भी सीरीज बहुत जल्दी शुरू की जाएगी। तो जितने बच्चे हैं, कोशिश कीजिएगा कि मेरे साथ अंत तक बने रहें। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो आज हम सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन या फिर संविधान निर्माण। ठीक है। आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में सर्वोच्च कानून क्या है? संविधान है हमारा। हमारा सर्वोच्च कानून क्या है? सुप्रीम लॉ क्या है? संविधान। ठीक है? लेकिन संविधान एक्चुअल में होता क्या है, इसका रोल क्या है, ये इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं। किस तरह से एक बुक पूरे देश को लीड करने के काम आती है, किस तरह से उसमें अमेंडमेंट्स होते हैं, किस तरह से उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। और आई होप आपको इस चैप्टर में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। संविधान क्या है? जैसे कि आप जानते हैं, संविधान या तो लिखित या अलिखित होता है। मतलब अलिखित का अर्थ ये नहीं है कि संविधान को लिखा नहीं गया है। हम यहाँ पे एक एक चीज को समझते हैं। ठीक है। लिखित संविधान, जैसे कि आपकी हमारी एक बुक है। हमारे पास क्या है? संविधान तीन तरह से होता है। या तो कोई बुक हो सकता है, यानी कि कोई किताब हो सकती है, यानी कि कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है। ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई दस्तावेज आपका संविधान है। ठीक है। या फिर इसकी जगह संविधान और क्या हो सकता है? कोई लिस्ट हो सकती है, कोई सूची हो सकती है। ठीक है। ये तीनों उदाहरण है आपके लिखित संविधान के, यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है। लिखित संविधान के उदाहरण है। लेकिन इसके अलावा जो अलिखित संविधान है वो क्या होता है? क्या उसे लिखा नहीं गया है? ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लैंड है। ठीक है। इंग्लैंड का संविधान कैसा है? अलिखित है। आपको बताना चाहिए इंग्लैंड का संविधान कैसा है? अलिखित है। मैग्ना कार्टा क्या है? एक जैसे हमारे यहाँ क्या होती है, आईपीसी के सेक्शंस होते हैं ना। ठीक है। वहीं मैग्ना कार्टा क्या है? एक कानूनी दस्तावेज टाइप है, बुक है। ठीक है। एक लिखित प्रलेख है जिस जो क्या करता है, इंग्लैंड के संविधान को चलाने में मदद करता है। उनका अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है। वो किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन है? उनका अलिखित संविधान है। ठीक है। जिसके बेसिस पे क्या चलता है? सारा का सारा सिस्टम चलता है। ठीक है। तो कई देशों में संविधान को लिखा लिखा गया है, और अलिखित संविधान भी लिखित होता है। आपको ये बात इंपॉर्टेंटली याद रखनी है कि अलिखित संविधान भी कैसा होता है? लिखित होता है। भले ही उसे पूरी तरह से पूर्णतः लिखा ना गया हो, इसका मतलब ये नहीं कि उसे पूरी तरह लिखा नहीं गया है, पर उसके अलावा भी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो क्या होते हैं, उसे जोड़े रखते हैं। ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है? संविधान ज़्यादा से ज़्यादा सबसे छोटे संविधान भी होते हैं, सबसे बड़ा भी होता है। ठीक है। और भारत का संविधान विश्व के सबसे बड़े संविधानों में से एक है। आपको ध्यान रखना है कि भारत का विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। कोई बुक या दस्तावेज हो सकता है, मैंने आपको बताया। ठीक है। वो कोई बुक या डॉक्यूमेंट, या फिर उसके अलावा कोई लिस्ट भी हो सकती है। ठीक है। नियमों और कानूनों का संग्रह होता है। भाई, आपके ऊपर रूल करने वाला व्यक्ति किस तरह से रूल करेगा, कौन कौन से लॉज आपके लिए बनाए जा सकते हैं, कौन कौन से नियमों का पालन उसे करना पड़ेगा, ये सब किसमें लिखा होता है? एक संविधान में लिखा होता है। कठोर या लचीला होता है, यानी कि इजीली संविधान में कोई भी चेंजेस अगर हो रहा है तो वो संविधान कैसा है? बहुत ज्यादा लचीला है। जैसे कि आप बात करते हो पाकिस्तान की। ठीक है। पाकिस्तान की, तो वहां पे 2002 में सैनिक शासन लागू हो गया था। ठीक है। एक सेकेंड। 2002 की बात करें तो वहां पे सैनिक शासन लागू हो गया था। ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूँ वहां का संविधान बहुत ज्यादा स्ट्रांग है? अगर वहां पे आपको पता होगा, ज्यादातर किन की चलती है? जनरल्स की चलती है वहां के, मौलानाओं की चलती है। ठीक है।
तो क्या स्ट्रॉन्ग संविधान माना जाएगा उसका? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इसके अलावा चाइना है, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी किससे चलती है, उनका संविधान क्या कहता है क्या नहीं कहता, इस बात पे तो जोर नहीं दिया जाता। ठीक है, वो ये क्या है, ये सारे गैर लोकतांत्रिक देशों के उदाहरण है। जो भी नहीं जिस भी देश में संविधान है, वो देश पूरी तरह से लोकतांत्रिक ही हो। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। सरकार तथा नागरिकों के मध्य शक्तियों का विभाजन करता है। ठीक है, आपको वोट डालने का अधिकार कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है। ठीक है, और वोट डालने के बाद जो व्यक्ति चुन के आगे गया है, ठीक है, वो अपने प्रतिनिधि का चयन किसके द्वारा कर रहा है? आपके संविधान के द्वारा ही कर रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं लिखा हुआ है ना, वो बात प्रूव्ड है ना कि भाई आप किस तरह से अपने प्रतिनिधि का चयन करोगे, उसकी आयु क्या होनी चाहिए, ठीक है, और किस तरह से वो आगे अपने प्रतिनिधियों का चयन करेगा, किस तरह से एक सरकार बनेगी। ये सब किसके अंदर होता है? एक संविधान के अंदर ही होता है, अनुच्छेदों के अंदर होता है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो व्यक्ति आपके लिए कानून बना रहा है, उसके लिए सीमाएं कौन तय करेगा? संविधान ही तय करेगा, कि वो किसी कानून का उल्लंघन ना करे, और आपके लिए बनाए गए कानून आपके लिए सर्वोपरि सर्वोपरि हो। ठीक है, आप उन उन कानूनों को माने। ये इस बात की श्योरिटी कौन देता है? आपको संविधान ही देता है। क्लियर है? जैसे हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? उसका फैसला अंतिम फैसला माना जाता है। क्यों? वो किस पर आधारित होता है? वो हमारे संविधान पर आधारित होता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे संविधान में लिखित नहीं होती। ठीक है, लेकिन वो उनका फैसला भी किसके बेसिस सुनाता है? सुप्रीम कोर्ट। आपको बताना चाहिए कि वो फैसले भी जो लिखे नहीं गए हैं, वो संविधान संविधान को ध्यान में रखकर ही सुनाए जाते हैं। ठीक है, यह तय करता है कि सरकार निर्मित कैसे होगी, सरकार बनेगी कैसे, उसे एक स्ट्रक्चर देने का काम कौन करेगा आपके देश में? संविधान ही करेगा। भाई लोकसभा का क्या कार्य है, राज्यसभा का क्या कार्य है, संसद कैसे फॉर्म होती है, विधानसभा क्या है, ये सब कौन आपको बताएगा? संविधान ही बताएगा। किसी भी देश का सर्वोच्च कानून क्या है? संविधान है। ठीक है, आप इसको उल्लंघन नहीं कर सकते। दो वर्ड से मिलकर बना है संविधान, सम प्लस विधान। सम मतलब समान और विधान मतलब कानून। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया है वर्ड, संविधान लिखा है, आप इसे ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, संविधान की रचना या संशोधन के उद्देश्य से स्थापित की गई सभा, जिसके द्वारा संविधान का नवीनीकरण या निर्माण किया जाता है, वो क्या कहलाती है? संविधान सभा कहलाती है। मतलब जब इस सभा के अंतर्गत संविधान को बनाया जाएगा, उसका निर्माण किया जाएगा, ठीक है, या फिर उसी संविधान को मॉडिफाई करके नया बनाया जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा संविधान नया बना जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे हमारे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे संविधान था या नहीं था? था। ठीक है, लेकिन फिर भी उसके बाद उसे मॉडिफाई किया गया, एक नया संविधान और एक नवीनीकृत संविधान भारत का बनाया गया। ठीक है, और अब अब ये जो हमारा संविधान बना था, ठीक है, वो किसके लिए कार्य करता था? लोक कल्याण के लिए कार्य करता था। भारत का एकमात्र संविधान जो क्या करता है, विश्व के सबसे बड़े संविधानों में गिना जाता है। पहले भी लॉस थे, संविधान के नियमों का पालन पहले भी किया जा रहा था। ठीक है, लेकिन वो सारे लॉस क्या गए थे? थोपे गए थे। क्या गए थे? थोपे गए थे। ऐसा नहीं उस टाइम पे हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट नहीं थी। ब्रिटिश इंडिया के टाइम से हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट चली आ रही है। ठीक है, फैसले सुनाए जा रहे हैं। आपने पढ़ा शहीद भगत सिंह को फांसी दी गई, वो किसी न किसी कानून के आधार पर ही दी गई। विश्व का सबसे पहला संविधान सभा का विचार किसने दिया? हेनरी मैन ने। ये इंग्लैंड के रहने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने बताया भाई एक संविधान सभा होनी चाहिए, एक संविधान जहाँ जो क्या करे, संविधान का निर्माण करे, और आगे चल के एक शासन प्रणाली के स्ट्रक्चर को डिसाइड कर दे। अगर आवश्यकता पड़ती है तो उसमें संशोधन किया जाए, पर वो संशोधन किस बेस पे होना चाहिए, ये भी कौन डिसाइड करे? संविधान सभा के व्यक्ति ही डिसाइड करे। मतलब ना ज्यादा कठोर हो, ना ज्यादा लचीला हो। इस तरह से संविधान को निर्मित किया जाता है, या तो वो कठोर हो जाता है, या तो कई बार बहुत ज्यादा लचीला हो जाता है। और भारत का संविधान कैसा है? अधिकारों का टोकरा भी सिखा जाता है, क्योंकि इसमें अलग अलग देशों से कुछ ना कुछ लिया गया है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। हमारे देश का संविधान ना ही ज्यादा कठोर है और ना ही ज्यादा लचीला है। हम इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, पर बहुत आसानी से नहीं। जैसे सऊदी अरब वगैरह की बात करूं, तो वहां अगर लिखा है कि भाई कानून में कि आप क्या करो, चोरी करने वाले के हाथ काट दो, तो हाथ ही काट दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन और जैसे आप मैंने लचीले की बात करी, लचीले का एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो? पाकिस्तान ले सकते हो नॉर्मली।
भारत में सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया? एम.एन. रॉय ने, ठीक है? इससे पहले क्या संविधान सभा का विचार नहीं था, ठीक है? ये ऑफिशियली सबसे पहले बात किसने रखी है? एम.एन. रॉय ने, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? बाकी अलग-अलग तरीकों से अलग-अलग तरह से अब लोगों ने विचार देता है, जैसे लाला लाजपत राय ने दिया, ठीक है? और महात्मा गांधी ने दिया, उन्होंने अपनी यंग इंडिया बुक लिखी थी, मैगज़ीन छापी थी यंग इंडिया करके, उसमें भी उन्होंने संविधान सभा के विचार को व्यक्त किया, ठीक है? पंडित जवाहरलाल नेहरू कई बार संविधान सभा के विचार को व्यक्त करते दिखेंगे आपको, लेकिन जो ऑफिशियली बात रखी गई संविधान सभा की, भारत की खुद की संविधान सभा होनी चाहिए, ये बात रखते कौन है? एम.एन. रॉय रखते हैं, क्लियर है? फ्रांस की संविधान सभा का गठन किसने किया? ये विचार रखा है, ध्यान रखना, विचार रखा है, मांग नहीं की है, क्लियर है? मांग किसने की थी? कांग्रेस ने। फ्रांस की संविधान सभा का गठन किसने कहाँ हुआ? फिलाडेल्फिया में हुआ, अमेरिका में 1787 में, ठीक है? ये सबसे पहले क्या है? सबसे पहली संविधान सभा है, ठीक है? सबसे पहली है। अच्छा, भारत की संविधान सभा कहाँ पे है? या इंडियन पार्लियामेंट जिसे संसद कहा जाता है, वो कहाँ पर है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारी कहाँ है? तो वो है दिल्ली में, क्लियर? हमारी राजधानी में। जरा दक्षिण अफ्रीका के बारे में बात कर लें। आपको पता है हम 300 साल गुलाम रहे हैं। हम पे गुलामी करने वाले कौन थे? ब्रिटिश थे। कहाँ से आए थे? आपने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सुना है? और जब ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ते हो तब आप कहीं जा करके इनके एक्ट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हो, आप जानते हैं कि ये सिर्फ व्यापार के लिए आई थी कंपनी पहले, ठीक है? ये ओनली ट्रेड के लिए आई थी, लेकिन जब ये भारत में एंटर कर जाती है, ठीक है, इंडिया पहुंचने के बाद कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहले सिर्फ ट्रेड करना चाहती थी, ठीक है, इसके बीच में कई सारी वॉर भी हुई है। आप आने वाले टाइम में आप पढ़ेंगे, अभी कोई नीडेड नहीं है तो मैं ज़्यादा बताऊंगा भी नहीं। बाकी एक एक्ट आता है गवर्नेंस ऑफ इंडिया, ठीक है? ऐसे ही बता दे रहा हूँ, गवर्नेंस ऑफ इंडिया एक्ट आता है हमारा, जो 1858 में आता है, ठीक है? 1858 में आता है। और उसमें क्या करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी शक्तियां कौन ले लेती है? ब्रिटिश सरकार ले लेती है। और उसके बाद सारा शासन किसके पास चला जाता है? अच्छा, मैंने एक सन बताया अभी, ये ध्यान रखना, 1858। 1858 क्या आया था? सिर्फ गवर्नेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया था। इससे पहले हुई थी 1857 की क्रांति, जो सबसे महत्वपूर्ण क्रांतियों में से गिनी जाती है, ठीक है? जहाँ मुगल शासकों की वापसी की मांग की गई थी, भाई उनका शासन बना रहे, ठीक है? और आपने पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो सैनिक विद्रोह भी कब हुआ? इसी टाइम पर हुआ था। जो सैनिक थे उनकी जो गोलियां होती थी, राइफल्स होती थी, उन राइफल्स में गायों सूअर की चर्बियों का प्रयोग किया गया था, जिसके विद्रोह में काफी ज्यादा सैनिक भड़क गए थे। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। अब हम दक्षिण अफ्रीका की बात कर रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने भारत को गुलाम बनाया, वैसे इन्होंने अफ्रीका को भी गुलाम बना लिया, ठीक है? और यहाँ से मजदूरों को उठा उठा के अपने लिए काम कराने के लिए ले जाया करते थे, ठीक है? ये सारा सिस्टम इनका चल ही रहा था। और स्लेव्स बनाए जाते थे ज्यादातर, ठीक है? और इनके साथ होता था बहुत ज्यादा भेदभाव, रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। यहाँ ध्यान रखना, तब सन 1948 में, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई, जिसे हम अपार्थाइड भी बोलते हैं, ठीक है? यानी कि अलगाववाद या फिर पृथकवाद। इंग्लिश में या इस तरह से अगर आपको लिखा दिख जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, अलगाववाद या पृथकवाद भी बोला जाता है, ठीक है? मतलब लोगों को एक अलग नजरिए से देखना, उनके रंग के बेसिस पे, ठीक है? या फिर सिर्फ मैं रंग की बात क्यों करूँ, अगर आपको जाति के बेसिस पे भी देखा जा रहा है, या फिर आपको किसी कलर के अलावा आप कह सकते हो धर्म के बेसिस पे देखा जा रहा है, ठीक है? आपको पृथक रूप से देखा जा रहा है कि आप समाज का हिस्सा नहीं हो, या फिर समाज में कहीं अलग अलग जगह से आते हो, ठीक है?
आपको एक अलग स्थान दे दिया गया है समाज में, ठीक है? तो ये अलगाववाद या पृथकवाद कहलाता है, ठीक है? अपार्थाइड कहलाता है। अब दक्षिण अफ्रीका में क्या सीन था, यहाँ पर नस्लीय भेदभाव होता था। कैसा नस्लीय भेदभाव? नस्ल के आधार पर यानी कि कलर के आधार पर, चमड़ी के आधार पर लोगों को चार अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया गया, ठीक है? एक काले लोग जो कि होते थे, खुद दक्षिण अफ्रीका के लोग हुआ करते थे। एक भारतीय, ठीक है? हमारा कलर आपने देखा होगा, ना ज्यादा डार्क होता है ना ज्यादा व्हाइट होता है। एक होते थे रंगीन लोग। रंगीन लोग जो क्या होते थे, आप कह सकते हो कि भाई ब्लैक और व्हाइट के बीच के, ठीक है? एक होते थे श्वेत लोग, जो खुद होते थे अंग्रेज, ठीक है? ब्रिटिश लोग खुद ही हुआ करते थे श्वेत। तो इन्होंने क्या किया, इनको ना, जो समाज का जितना भी, ये कह सकते हो, भूभाग है, रिसोर्सेस है, 90% रिसोर्सेस ज्यादातर गोरे लोगों के पास थे, ठीक है? आने जाने की सारी सुविधा है, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, और शिक्षा का अधिकार, अलग अलग अधिकारों पर सबसे ज्यादा किन्हें प्राप्त हुए? श्वेत लोगों को दिए गए, गोरे लोगों को दिए गए, जबकि काले लोगों के साथ तो बहुत अत्याचार किया गया। हद से ज्यादा उनके साथ क्या किया गया, दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें अलग समाज से अलग कर दिया गया। ना सही से शिक्षा प्राप्त करा पाए ना कुछ, ठीक है? तो इसके खिलाफ क्या हुए, कई सारे आंदोलन किए गए। सन 17 मार्च 1952 में, ठीक है, जन्म संग्रह हुआ और रंगभेद को समाप्त करने की मांग की गई। इससे पहले 1948 में अहिंसक तरीके अपनाए गए थे, ठीक है? जन्म संग्रह नहीं हुआ था। 50 में हिंसक तरीके अपनाए गए। फिर 52 में अवज्ञा अभियान शुरू किया गया कि भाई हम तुम्हारे किसी भी सामान सामान को नहीं खरीदेंगे, पूरी तरह से ना हम तुम्हारे लिए कोई काम करेंगे, सब कुछ छोड़ दिया गया, ठीक है? जैसे भारत में हुआ था। और फिर कहीं जा करके इसी दिन जन्म संग्रह के द्वारा रंग भेद को समाप्त करने के लिए मांग की गई थी। और 1990 में आधिकारिक वार्ता हुई, ऑफिशियली टॉक किया गया, ठीक है? और जो प्रधानमंत्री FWD क्ले थे, ठीक है, मतलब आपको समझ में आ रहा हो, उनसे ऑफिशियली बात की गई। यहाँ आपको एक व्यक्ति दिख रहे होंगे यहाँ पे नीचे, ठीक है? ये कौन है? ये है नेल्सन मंडेला। आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। कौन? कोई बात नहीं, मैं लिख नहीं पाऊंगा, थोड़ा दिक्कत होती है इधर चलाने में। हम्म। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। अच्छा, पार्टीज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? तो एक पार्टी है, आपको ध्यान होना चाहिए, ANC करके, ठीक है? ANC करके एक पार्टी है, अफ्रीकन नेशनल पार्टी से कहा जाता है, ठीक है? इसने याचिकाओं के द्वारा कई बार अफ्रीका में खुद के संविधान की मांग की गई, ठीक है? कई बार इन भेदभाव की नीतियों को समाप्त करने की मांग की इन्होंने, ठीक है? विनम्र निवेदन किए गए, संवाद किए गए इस पार्टी के द्वारा। ANC की प्रमुख वार्ताओं में नेल्सन मंडेला, वाल्टर सिशुल और ओलिवर टैम्बो जैसे नेता शामिल थे, ठीक है? नेल्सन मंडेला तो काफी प्रमुख नेता माने जाते हैं। लिख लीजिएगा आप। कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई इस समय? शोपियां में एक बड़ा प्रदर्शन किया गया, ठीक, कम से कम 69 आश्वेत लोग अफ्रीका में मारे गए इस दिन, ठीक है? 1960 की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। आपातकाल की घोषणा कर दी गई पूरे देश में। प्रमुख आश्वेत नेताओं सहित 18,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया, इसमें नेल्सन मंडेला भी थे, ठीक है? गोरी और आश्वेतों के बीच सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों के द्वारा असंतुलन को पैदा किया गया, ठीक है? अब जहाँ रंग के आधार पर आप समाज के वर्ग को बांटा गया है, और जहाँ पर कई सारे आश्रित लोगों को पकड़कर जेल में भरा जा रहा है, उसी बीच कहीं ना कहीं भेदभाव की स्थिति किसका रूप ले रही है?
सिर्फ रंग का नहीं, ये राजनीति का भी रूप ले रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राजनीति और समाज को क्या क्या किया जा रहा है, राजनीति के द्वारा बांटा जा रहा है, वर्गीकृत किया जा रहा है। सेना को रंग के आधार पर बांटा जा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं भेदभाव वाली स्थिति क्या कर रही है, पूरे देश में अलगाववाद पैदा कर रही है। जो लोग गोरे हैं, ठीक है, उनको भी इससे दुख पहुंच रहा है कहीं ना कहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप गोरे हैं तो आपको बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि सिर्फ रंग के आधार पर आपको अलग कर दिया गया है। जो उस सोसाइटी का पार्ट थे उस समय, उनको भी इस चीज से कहीं ना कहीं चिढ़ थी। ठीक है, या गलत लगता था, चिढ़ तो नहीं कह सकते। कई सारे स्ट्रीट लोगों ने भी इसका विरोध किया। पहला गैर नस्लीय चुनाव कब हुआ? 26 अप्रैल 1994 में। ठीक है, मिडनाइट में किया गया था पहला गैर नस्लीय चुनाव। और 27 अप्रैल 1994 में एएनसी पार्टी जीत जाती है चुनावों में, और 242 वोट पे जीतती है, और नेल्सन मंडेला को देश का पहला आश्रित राष्ट्रपति चुना जाता है। ध्यान रखना, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका कौन है? नेल्सन मंडेला है। ठीक है, अच्छा हाँ, अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में 4 लोग आपको अलग अलग कैटेगरी के दिखेंगे। ठीक है, ऐसे करके कोई से भी 4 लोग हो सकते हैं। ठीक है, वो सारे आपको अलग अलग कैटेगरी के दिखने वाले हैं। कोई काला होगा, कोई गोरा होगा, और सबको एक साथ दिखेंगे आपको। ठीक है, भाईचारे भाईचारे को दिखाते हुए दिखेंगे। और यहाँ पर चाहते तो ये लोग भी क्या कर सकते थे, श्वेत लोगों के साथ भेदभाव किया कर सकते थे, या फिर उनके अधिकारों को हनन कर सकते थे, परंतु यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। यहाँ इन्होंने एकता की बात करी, समाज के सभी वर्गों को एक समान माना। पहले आश्रित राष्ट्रपति कौन बने? नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका के। लिखवा रखा है मैंने। ठीक है, एएनसी के अध्यक्ष भी कौन थे? नेल्सन मंडेला थे। नेल्सन मंडेला की को गिरफ्तार कब किया गया था? 5 अगस्त 1962 में किया गया था, जब वो 44 वर्ष के थे। आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, आजीवन कारावास की इन्हें सजा सुनाई गई थी, लेकिन इनको 1990 में छोड़ दिया गया। इनके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा, और नेल्सन मंडेला उस टाइम के अफ्रीका के सबसे प्रमुख नेताओं में से गिने जाने लगे। ठीक है, जिन जो क्या कर रहे थे, एक ऐसे आंदोलन के खिलाफ आवाज उठा रहे थे जो विश्व स्तरीय रूप से गलत था। अच्छा, अगर आप यहाँ ध्यान दो, ठीक है, इनको कहाँ रखा गया था? रोबिन आइसलैंड में रखा गया था। कम से कम 18 वर्ष इस जेल में रहे। ठीक है, फिर इन्हें रोबिन आइसलैंड से हटा करके कहाँ कहाँ गिरा गया? पोलिशमोर पेरिसन में गिरा गया, और वहां पे दूसरा ऐसा आइसलैंड था जहाँ पे इन्हें सबसे ज्यादा देर तक रखा गया। ठीक है, उसके बाद फिर विक्टर पेरिसन में गिर दिया गया। फिर उसके बाद इन्हें रिहा कर दिया गया। मतलब अपना आधा जीवन इन्होंने क्या बिताया? जेल में बिताया। और 10 मई 1994 में बिल्डिंग्स इन प्रेथोरिया, ठीक है, ये ध्यान रखना, बिल्डिंग्स इन प्रेथोरिया, इधर इन्होंने क्या ली थी? अपनी पहली शपथ ली थी। राष्ट्रपति शपथ लेता ना, वो पहली शपथ कहाँ ली गई थी? बिल्डिंग्स इन प्रेथोरिया में ली गई थी। ठीक है, या प्रेथोरिया की बिल्डिंग में ली गई थी। और इनकी पहली बुक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये बहुत पूछा जाता है आपसे कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसने लिखी है, तो आपको बताना चाहिए नेल्सन मंडेला ने इसे लिखा है। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान बढ़ी रहे, तो साथ साथ दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान बना कैसे, इसके बारे में जान लें। मई 1994 में संविधान सभा की स्थापना की गई। फिर जुलाई 1994 में संविधान तैयार करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। अक्टूबर 1994 में इन्होंने संविधान का मसौदा, मसौदा मतलब होता है कि भाई ड्राफ्ट तैयार किया कि हमें संविधान बनाना कैसा है। मैं आपको मसौदे के बारे में बता देता हूँ थोड़ा। हमें बुक बनानी है, लिस्ट बनानी है, वही चीज़ है। ठीक है, हमें लिस्ट चाह रही है, बुक चाह रही है। ठीक है, या कोई डॉक्यूमेंट चाह रहा है संविधान, किस रूप में हमें संविधान को देखना है। ठीक है, तो आपको बताना चाहिए जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान है वो किस रूप में है? वो एक बुक के रूप में है। किसके रूप में? एक बुक के रूप में मसौदा तैयार किया गया। फिर अप्रैल 1994 में मसौदे में ये भी आता है कि भाई संविधान में हमारे क्या क्या होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अप्रैल 1994 में सभा ने अंतिम रूप से संविधान को स्वीकार किया। ठीक है,
उन्होंने एक्सेप्ट किया संविधान को। और 1996 में राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए और 1997 में संविधान लागू हो गया। टोटल कितने मेंबर्स थे जब इनकी संविधान सभा में? 490 मेंबर्स थे। 2 साल का समय इस संविधान को बनने में लगा था। छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, संविधान हमारे लिए जरूरी क्या कार्य करता है संविधान, आपको ये पता है? सबसे पहले, हमारे देश में विभिन्न तरह के लोग रहते हैं। सब अलग अलग समाज से होते हैं, समुदाय से होते हैं। ठीक है, कोई जनजाति समुदाय से होता है, कोई एसटी से हो सकता है, कोई ओबीसी हो सकता है। ठीक है, मतलब अलग अलग कास्ट से लोग आते हैं। ठीक है, अलग अलग आर्थिक स्थिति से लोग बिलोंग करते हैं। कोई जाति के आधार पर अलग है, कोई धर्म के आधार पर अलग है, कोई रंग के आधार पर अलग है। ठीक है, तो ऐसे लोगों के बीच क्या करना है? संविधान को पहले तो भरोसा जीतना है। ठीक है, संविधान को सबसे पहले क्या करना है? भरोसा जीतना है। ठीक है, विभिन्न तरह के लोगों के बीच एक भरोसा बने, सहयोग बने, सब लोग क्या रहे? एकजुट रहे, सबको एक समान अधिकार मिले, सबका नजरिया कैसे हो जाए? एक समान हो जाए। ठीक है, इसके लिए कार्य कौन करेगा? संविधान ही करेगा। दूसरा यह तय करना कि भाई सरकार बनेगी कैसे और अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। मतलब आप मान लो मैं कह देता हूँ कल को कि भाई रंगभेद नहीं होगा, ठीक है, या फिर कुछ गलत कार्य नहीं किया जाएगा, लोग के अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर उसके बाद भी हनन हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होनी चाहिए? एक संस्था होनी चाहिए। ठीक है, आप आपके साथ कुछ गलत किया जाएगा, आपके साथ भेदभाव किया जाएगा, तो आप कहाँ जाओगे? पुलिस स्टेशन जाओगे। ठीक है, भाई इन्होंने क्या करा है, हमारे कास्ट के आधार पर हमसे उल्टा बोला है या फिर कुछ कहा है। ठीक है, तो पुलिस वाले क्या करेगा? एफआईआर करेगा। एफआईआर जरूर लेगा। क्यों लेगा? किसके आधार पर लेगा? आईपीसी के सेक्शन के आधार पर लेगा। वो आईपीसी का सेक्शन किसके आधार पर बेसिस होगा? वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर बेसिस होगा। क्लियर है? यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है? तो सरकार बनेगी कैसे और आपके लिए अंतिम निर्णय कौन लेगा? कोई से भी पद पे बैठा व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो व्यक्ति आपका एमएलए हो, या फिर कोई सरकार किसी भी संस्था में काम करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, जो भी सरकार से जुड़ा हुआ है, उसमें अंतिम निर्णय आपके लिए कौन लेगा? ये तय कौन करेगा? संविधान करेगा। और साथ साथ शक्तियों पर कंट्रोल कैसे लगाया जाएगा? ठीक है, कोई अपने क्षेत्र के बाहर कार्य ना करे, इसके लिए काम भी कौन करेगा? संविधान ही करेगा। संविधान ये तो तय करेगा कि भाई अंतिम निर्णय लेगा कौन और सरकार कैसे बनेगी। साथ साथ संविधान ये भी तय करेगा कि भाई सीमाएं कैसे लगाई जाएंगी। ठीक है, यह तय करता है कि नागरिकों के क्या अधिकार होंगे। ठीक है, और सरकार के अधिकारों पर सीमाएं कैसे लगेगी। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको राइट टू वोट मिलता है जब आप वयस्क हो जाते हो। आप वयस्क कब होते हो? संविधान के हिसाब से आप पहले वयस्क होते थे 21 साल की एज में, लेकिन अब आप कितने कितने एज में वयस्क हो जाओगे? आप 18 साल की एज में वयस्क माने जाओगे, एडल्ट माने जाओगे। ठीक है, तो आपके पास कौन कौन से अधिकार है, ये कौन तय करता है? ये संविधान तय करता है। और सरकार के अधिकारों पर सीमाएं कौन लगाएगा? संविधान ही लगाएगा। मतलब विधायिका का क्या क्या कार्य है आपको पता होना चाहिए। जैसे लोकसभा और राज्यसभा कोई कानून बनाती है या संसद कोई कानून बनाती है, अगर वो कानून जनता के हित का नहीं है, तो उस कानून को विधायिका क्या कर सकती है? रोक सकती है। ठीक है, सीमाएं लगाती है। कोई भी बिल पास होगा तो दोनों जगह से पास होनी जरूरी है, लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, और इसके बाद वो कानून अंतिम रूप से लागू करने का काम किसका होगा? कार्यपालिका का होगा। चलो मान लो तीनों जगह से अगर बिल पास भी हो जाता है, आगे बढ़ जाता है, और प्रधानमंत्री को लगता है भाई इस कानून में कुछ सही नहीं है, तो क्या कर सकता है? पुनर्विचार के लिए उसे लौटा सकता है। और अगर फिर घूम फिर के फिर वहीं आ जाता है, तो वो वीटो पावर के थ्रू अपने कार्यकाल के दौरान उसे रोक सकता है। अच्छा, ये वीटो पावर क्या है? वीटो पावर मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं। वीटो एक्चुअली हमारे संविधान में कोई वर्ड नहीं है। फिर ये है क्या? हमारा संविधान कहता है कि भाई आपको क्या करना है, इसमें जवाब देना है आपको। अगर कोई कानून बन गया है विधायिका के द्वारा, ठीक है, और जो अंतिम निर्णय कौन लेगा? कार्यपालिका काम कौन कर रहा है? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है, उस कानून पे क्या करेगा? हस्ताक्षर करेगा। और ऐसे में क्या होगा? अगर वो कानून सही सही नहीं लग रहा, तो उसे क्या करा जा सकता है? उसमें ये हमारे संविधान में मेंशन नहीं है कि आप कितने टाइम के भीतर आपको उस पर जवाब देना है। ठीक है, तो अपने कार्यकाल के दौरान चाहे तो कितने भी समय के लिए उस कानून को रोक सकता है। वीटो कोई एक्चुअल
कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ वर्ड नहीं है। काफी आगे तक मैंने बता दिया। तो था अच्छे समाज का गठन करने के लिए जो आपकी आकांक्षाएं होती हैं, नीड्स होती हैं, जब सरकार आती है, सरकार चुनने से पहले कुछ कुछ आपसे वादे करती है। ठीक है, जैसे महंगाई घटेगी और देश का आर्थिक विकास होगा। हमारे टाइम पे शिक्षा पे बहुत कार्य किया जाएगा, सरकार ने तो कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो ये सारे आपको जो आकांक्षाएं दी जाती हैं, जो आपसे प्रोमिस किए जाते हैं, अगर सरकार उन्हें फुलफिल कर रही है तो आप सरकार को दोबारा चुनोगे। अगर आपको लगता है कि ये सारी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो रही, तो आप क्या कर सकते हो, सरकार बदल भी सकते हो। ठीक है, तो अच्छे समाज की अच्छा, ये मान लो अगर कोई आकांक्षा ही ना हो, तो अगर एक ही सरकार रहे और दूसरी सरकार को आने का मौका ना मिले, ठीक है, ऐसे में सरकार सरकार आपसे कोई आकांक्षा आप सरकार से कोई आकांक्षा नहीं रखेंगे। ठीक है, या फिर आप आकांक्षा रखते भी तो सरकार को उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपके लिए काम करना नहीं चाहेगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जहाँ लोकतांत्रिक देश होते हैं, जहाँ संविधान होता है, वहां पे एक अपोजिशन पहले ही रेडी होता है, ताकि वो क्या कर सके, सरकार से सवाल उठा सके, आपकी तरफ से बोल सके। आप खुद भी बोल सकते हो कई कई माध्यमों से। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है। मतलब समाज समाज में रहने वाले लोगों की आकांक्षाएं, ठीक है, उनको व्यक्त करने का आपको मौका मिलता है। जब वो आपके लिए चुनाव के लिए वोट मांगने आते हैं, तब आप अपनी आकांक्षाओं को उनसे व्यक्त कर सकते हो। ठीक है, जब आपकी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होती, तब आप क्या कर सकते हो, आंदोलन कर सकते हो, अनशन कर सकते हो, याचिकाएं डाल सकते हो, उनके द्वारा अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हो, किसी वीडियो के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। ठीक है, अन्य भी कई साधन है। अरे यार, नीड ही क्या है आपको संविधान की? ठीक है, हमें संविधान की जरूरत क्या है, ये समझ लेते हैं एक बार। एक मिनट यार। ओके। भारतीय संविधान का निर्माण। ठीक है, अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारा संविधान जुलाई 1946 को बनना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव 12 नवंबर 1946 से 18 नवंबर 1946 के बीच किया गया। ठीक है, संविधान सभा का गठन हुआ था, ध्यान ध्यान रखना, ये जो यहाँ पर डेट लिखी है। ठीक है, कुल 12 सत्र हुए थे और 165 बैठकें हुई थी। ये छोटी मोटी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, आगे सुनते चलिएगा। 9 दिसंबर 1940 को हमारी पहली बैठक होती है, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, क्योंकि ये एज में ज्यादा थे और सबसे वरिष्ठ व्यक्तियों में से थे संविधान सभा के। ठीक है, दिल्ली के सेंट्रल हॉल में बैठक हुई थी और 207 सदस्यों को 207 सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, 11 दिसंबर 1940 को सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया। उन्हें लगा कि भाई ये स्थायी सदस्य की योग्यता को रखते हैं, और संविधान संविधान सभा में विचार किया गया कि भाई इन्हें बनाया जाए, और सब संविधान सभा के सदस्य इस बात से एग्री भी थे। कोई चुनाव नहीं हुआ था उस टाइम पे, ध्यान रखना, जो चुनाव हुए थे तो शुरू शुरू में हुए थे, सदस्यों के चुनाव हुए थे। हम यहाँ बात करते हैं। 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया कि भाई संविधान के क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए, क्या क्या मोटिव होने चाहिए। हमारा संविधान स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है, स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है, धर्म निरपेक्ष होना चाहिए।
आप लिख लीजिएगा, मेरी बातें मैं बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप लिखिए। स्वतंत्र होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें किसके अंदर मेंशन की गई? हमारे संविधान के अंदर मेंशन की गई। और 23 जनवरी 1947 को हमारे संविधान को स्वीकृति दी गई कि हाँ भाई, अब हमारा संविधान रेडी है। और 26 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। एक मिनट यार। इस दिन डिसाइड किया गया कि भाई हमारा संविधान का प्रारूप कैसा होना चाहिए, हमारा संविधान दिखना कैसा चाहिए, वही बुक के रूप में हमने डिसाइड किया हमारा संविधान है किताब के रूप में होना चाहिए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको पता चाहिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं हमारे संविधान को लिखा किसने, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि हमें संविधान में को लिखने वाले व्यक्ति हैं प्रेम बिहारी रायजादा, ठीक है। प्रेम बिहारी रायजादा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, आपको याद होना चाहिए कि भाई अगर मैं पूछूं फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, इंडियन जो भारत के संविधान सभा के पिता कौन किन्हें कहा जाता है, संविधान के पिता लिखा जाता है, तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, ठीक है। भले ही इसे लिखने वाले व्यक्ति कौन है, इसे लिखने वाले व्यक्ति भले इसे लिखने वाले व्यक्ति प्रेम बिहारी रायजादा जी है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद बावजूद भी जो संविधान सभा के पिता है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, क्योंकि इसे बोलने वाले, क्योंकि इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये सब डिसाइड करने वाले व्यक्ति कौन है, वो कहीं ना कहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। और सभी जो संविधान सभा के जितने भी व्यक्ति हैं, तो उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस संविधान को बनाने में। भारतीय संविधान का निर्माण, ठीक है, आपको एक बार दोबारा से विचार करा दूं, ठीक है। आपको होना चाहिए 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, फिर दूसरी दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। और 23 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? अ, जवाहरलाल नेहरू द्वारा आपको उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। और 1947 में जनवरी में आपका क्या रखा गया? प्रारूप समिति का गठन किया गया। और 24 जनवरी 1950 को जो संविधान बन के तैयार हुआ उस पर फिर से पुनर्विचार हुआ। और 26 नवंबर 1949 को इसे फाइनली अपना लिया गया। अच्छा, बन तो नवंबर को गया, इसे लागू जनवरी में क्यों किया गया? तो आपको याद होना चाहिए पूर्ण स्वराज के बारे में। लाहौर अधिवेशन के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी। हमारा भारत का जो पहला झंडा है लाहौर अधिवेशन के दौरान लहराया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और उस दिन की याद में उन्होंने संविधान को कुछ समय के लिए रोका और कब लागू किया? नवंबर में लागू ना करके 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। 22 भाग। टोटल इसमें कितने भाग हैं? टोटल 22 भाग हैं। और 395 अनुच्छेद है, 8 अनुसूचियां हैं, ठीक है। मसौदे पे कम से कम 114 दिनों की बैठक हुई कि भाई जो ड्राफ्ट, ये ड्राफ्ट की बैठक है, ध्यान रखना, जब संविधान को बनाया गया तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उस मसौदे पे कम से कम 114 दिन की बैठक हुई थी। और 2000 से ज्यादा विषयों पर चर्चा की गई और 247 संशोधन किए गए। उसके बाद अमेंडमेंट्स जो किए गए, चेंजेस किए गए, वो कम से कम उनकी संख्या 247 थी। 2000 से ज्यादा विषय थे जिन पर क्या होना चाहिए था, पुनः विचार होना चाहिए था। और कितने विषयों पर हम संशोधन कर पाए? 247 विषयों पर संशोधन हुआ, ठीक है। और 245 में से भी 165 ऐसे संशोधन थे जिन्हें एक्सेप्ट किया गया कि भाई हम इन संशोधनों का भी कर सकते हैं। तो भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? एक तो हमारा, आप जानते हैं, संविधान लिखित है, विश्व के सबसे बड़े संविधानों में गिना जाता है। वह है ही विश्व का सबसे बड़ा संविधान, ठीक है। कठोर और लचीला दोनों है। संशोधन होते हैं पर आसानी से नहीं होते, ठीक है। कोई भी संशोधन करने से पहले उसे क्या होना होगा?
विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों से उसे पास होना पड़ेगा। ठीक है। और प्रेस और मीडिया की देखरेख में होना चाहिए। 4 पिलर्स होते हैं, हम कल भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, दोबारा मुझे इस बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, कौन कौन से 4 पिलर्स है? विधायिका है, ठीक है, आपकी न्यायपालिका है, और कार्यपालिका है, और एक आपकी प्रेस है। ये चारों मैंने आपको पढ़ाए थे, जिन्हें हम पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। किताब के रूप में है, ठीक है, बुक के रूप में हमारा संविधान लोकतांत्रिक है, ठीक है, और संघात्मक व्यवस्था है। अच्छा, संघ क्या होता है? अगर खाली संघ की बात करूं तो संघ होता है जहां केंद्र शक्तिशाली हो, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक है। संघ सरकार क्या होती है? जहां राज्य प्लस केंद्र हो, क्या हो? राज्य और केंद्र दोनों की सरकार होती है, तो हम उस सरकार को संघ सरकार कहते हैं, ठीक है। और जहां केंद्र शक्तिशाली हो, ठीक है, और राज्य की स्थिति कमजोर हो, ठीक है, मतलब संघ केंद्र शक्तिशाली होने का मतलब है संघ शक्तिशाली हो गया, तो ऐसे में वो क्या होगी? संघात्मक सरकार होगी, ठीक है। और हमारे में क्या है? हमारे में जहां पे सारी शक्तियां किसके हाथ में हो, राज्य, ये कह सकते हो संघ के हाथ में हो, तब तब कहोगे कि भाई ये क्या संघात्मक व्यवस्था है, ठीक है। लेकिन कुछ शक्तियां हमारे पास अभी किसके पास हाथ में? राज्य के हाथ में, ठीक है। संघात्मक है, संघ शक्तिशाली है हमारे यहाँ, ठीक है। लेकिन पूरी तरह से सारी शक्तियां किसके पास है? संघ के पास नहीं है, ठीक है। इसलिए इस सरकार को या फिर इस व्यवस्था को हमारे देश में अर्धसंघात्मक व्यवस्था भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के 4 बुनियादी मूल्य हैं, आखिरी टॉपिक है हमारा, ठीक है। स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और प्रस्तावना, ठीक है। हमारा देश स्वतंत्र हो, ठीक है, समानता बनी रहे, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, कोई जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव ना किया जाए, लोकतंत्र हो, ठीक है, और जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, ठीक है, उसका एक मान हो, ठीक है, उसकी एक वैल्यू हो, ठीक है। जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो जो बातें लिखी गई है, ठीक है, उनको आगे फॉलो किया जाए, ठीक है। जैसे देश की संप्रभुता बनी रहे, ठीक है, देश की आंतरिक सुरक्षा और अखंडता बनी रहे, ये सब किसके अंदर लिखा जाता है? ये सब किसके अंदर के विषय हैं? ये सब प्रस्तावना के अंदर के विषय हैं, ठीक है। यंग इंडिया बुक किसने लिखी है? बुक की अगर बात करूँ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। और यंग इंडिया मैगजीन किसकी है? वो महात्मा गांधी की है। वीकली मैगजीन पब्लिश होती थी जब महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन के दौरान जेल के अंदर डाल दिया गया था, ठीक है। वो हमेशा क्या करते रहते थे, इस मैगजीन को लिखा करते थे और रिलीज किया करते थे, जेल के अंदर से भी अपने अपने आंदोलन को कंटिन्यू रखा और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करते रहे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।